Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So जो हमारा आज का वीडियो है वो आपका रहेगा PTU BTech फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट 1, उसका ही पार्ट 2 रहेगा वीडियो का। पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो अभी जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था, हमने देखा था कि हमने क्रिस्टलोग्राफी को कैसे फिजिक्स में जो है डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन थी क्रिस्टल फिजिक्स की, हमने मैटर के बारे में जाना। ठीक है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन जानी सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलोग्राफी की टर्म्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें हमने स्पेस लेटिस पढ़ा था और बेसिस यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब हमने लास्ट जो वीडियो था उसको एंड किया था लेटेस्ट पैरामीटर्स पर, और आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करेंगे। हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है लेटेस्ट पैरामीटर्स। लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? लेटेस्ट पैरामीटर्स हम किनको कहेंगे, ये देखिए हमें ये एक डायग्राम बना के शो किया गया है। ये देखिए हमें एक डायग्राम बनाकर इन्होंने यहाँ पर शो किया है। लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं और साथ में ये यहाँ पर 3 एक्सिस जुड़ रही हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इन एक्सिस के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग एक एंगल को शो किया गया है। जैसे कि यहाँ पर अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल को शो किया गया है। मैं आपको बताती हूँ, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ये 3 डायमेंशन में एक्सिस बनती हैं। ठीक है। इन एक्सिस को हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। इनमें हर एक एंगल जो है डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द यूनिट सेल अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन आर ए बी एंड सी। सबसे पहले तो इन्होंने जो लेंथ है उसको बताया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, उसको बी डिनोट किया है, बी से। यहाँ से यहाँ तक को ए डिनोट किया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सी डिनोट किया। ये है क्या? ये है लेंथ ऑफ द यूनिट सेल अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ये लेंथ है यूनिट सेल की एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस में। ठीक है। और इन रिस्पेक्टिव एक्सिस में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? अल्फा एंगल कौन सा एंगल होगा? जो ए और बी में बनेगा। ये आपकी ए वाली लाइन है और ये आपकी बी वाली लाइन है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। ठीक है, देख लिया आपने। ये देखिए ये लाइन है हमारी ए को डिनोट करिए, लिखा हुआ है ना ए, और ये लाइन हमारी बी को डिनोट करिए। इन दोनों के सेंटर में जो एंगल बन रहा है उससे हम अल्फा कहते हैं। ये हमारा इंटरफिशियल एंगल है। ठीक है, इंटर एक्सियल एंगल। ठीक है। उसके बाद में क्या है? बीटा कौन सा एंगल होगा? जो बी और सी के बीच में होगा। अब हम बी और सी देखेंगे। ये है हमारी बी, ये है हमारी सी। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है बी और सी के बीच का, उसको हम बीटा कहेंगे। आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखाया हुआ है। एंगल बिटवीन बी एंड सी इज बीटा एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज अल्फा। देन लास्ट एंगल कौन सा है? गामा। एंगल बिटवीन सी एंड ए, जो सी और ए के बीच में एंगल होगा, ये हमारा सी है, सी, और ये है हमारा ए। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? हमारा गामा, जैसे लिखा ही हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है, नोट कर लेना, और डायग्राम भी साथ में बना लेना है। अब यहाँ से इन्होंने क्या लिखकर हमें दिया हुआ है कि जो ए बी सी हुए, जो लेंथ हुई तीनों यूनिट सेल्स की ए बी सी, और जो उनके बीच का एंगल हुआ इंटर एक्सियल एंगल, अल्फा बीटा एंड गामा आर कलेक्टिवली नोन एज लेटेस्ट पैरामीटर्स। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो लेंथ होती है यूनिट सेल की और जो उनके अंदर इंटर एक्सियल एंगल होते हैं, उनको सबको कलेक्टिवली बोलते हैं लेटेस्ट पैरामीटर्स। सो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिमिटिव सेल। ठीक है।
वैसे इतना इन डेप्थ नहीं आता, ये आपने वैसे पढ़ा होगा, आपका चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, 11th-12th में आता है ये चैप्टर, तो उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अब हमारे पास है यूनिट्स प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल कौन सा होता है? अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज नोन एज प्रिमिटिव सेल। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से शो किया गया है। ये क्या है, यहाँ पर एटम लगा हुआ है और बाकी सारे क्या है, इसके वैसे कॉर्नर्स बनाए हुए हैं बेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यूनिट सेल जिसमें कि सिर्फ एक एटम हो उसे हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं। Unit cell consisting of only one atom is known as primitive cell. A primitive cell got the points or atoms only at corners. जो भी primitive cell होगा उसका जो एटम लगा होगा वो हमारे जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर्स में लगा होगा। ये देखिए प्रिमिटिव सेल आपको बनाकर शो किया गया है। ये क्या है, इस कॉर्नर पर भी लग सकता है, इस पर भी लग सकता है, इस पर भी लग सकता है, लेकिन किसी भी एक कॉर्नर पर लगेगा। इन आठों के आठों में से किसी भी एक कॉर्नर पर लगेगा तो हम उसको प्रिमिटिव सेल मानेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो प्रिमिटिव सेल नहीं होगा। प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके अंदर ओनली एक फुल एटम होगा और ये जो एटम लगा होगा ये लगा होगा कॉर्नर्स ऑफ द एटम। कॉर्नर्स, ये जो एटम लगा होगा गॉट द पॉइंट्स और एटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स, ओनली एट द कॉर्नर्स पर ही लगा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इफ अ यूनिट सेल कंसिस्ट मोर देन वन एटम दिस इज नॉट अ प्रिमिटिव सेल। अगर किसी यूनिट सेल में एक एटम से ज़्यादा एटम है तो वो प्रिमिटिव नहीं कहलाएगा। प्रिमिटिव कौन सा कहलाएगा? जिसमें ओनली वन एटम है। प्रिमिटिव में ओनली वन एटम, नॉट प्रिमिटिव कैन हैव मोर देन वन एटम। ठीक है, देन एग्जाम्पल दी हुई है आपको। प्रिमिटिव सेल की कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक जो है प्रिमिटिव सेल की एग्जाम्पल हो सकती है। एग्जाम्पल फॉर नॉन प्रिमिटिव सेल BCC एंड FCC। अब देखते हैं BCC और FCC है क्या। ये देखिए हमें यहाँ पर बना कर दिया हुआ है। BCC क्या है हमारा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है इसमें क्या है, एक तो पहली बात तो इसमें दो एटम है और एक एटम जो है कॉर्नर पर लगा है और दूसरा सारे जो हमारा सॉलिड है उसके सेंटर में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा बने चीज़ उसे हम BCC कहते हैं, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी के सेंटर में जो लगा हुआ होगा उसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, तो आप इसके डायग्राम देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है साइड सेंटर्ड क्यूबिक। साइड सेंटर्ड क्या है? एक जो है एटम वो ऐसे ही किसी एक कॉर्नर पे लगा है और एक क्या है, एक साइड जो है एक क्यूब की साइड के सेंटर में लगा है, तो उसे हम कहते हैं साइड सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ये आपने सारे डायग्राम जो है ऐसे क्रिएट कर लेने। अब लास्ट हमारा आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है, एक तो है जो कॉर्नर पर लगा है, एक फेसेस पर लगा हुआ है। इसके सामने वाले फेस पर लगा हो सकता है, साइड में लगा हो सकता है, नीचे लगा हो सकता है, उसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, अगर आपको इस PDF ये वाला PDF चाहिए या इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको PDF जो है शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि इसमें चीज़ है क्या। सबसे पहले हमारे पास आता है 7 क्रिस्टल सिस्टम में से क्यूबिक। क्यूबिक कौन सा होता है? क्यूब जनरली हम क्या देखते हैं, क्यूब का जब हमने फाइंड करना होता है तो वो होता है A का क्यूब। वॉल्यूम जब हम फाइंड करते हैं तो वो A का क्यूब होता है, यानी कि उसमें A और B और C तीनों इक्वल होती हैं। तो इसका जो एंगल है इन्होंने हमें कह दिया हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि क्यूब जो है एक, जैसे आप कर सकते हैं सॉलिड होता है विद 90 डिग्री इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेट्रागोनल एंगल। इसमें क्या कह दिया इन्होंने, A और B जो है इक्वल होते हैं और C इक्वल नहीं होता, लेकिन इनके जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा वो तीनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपने सारे डायग्राम्स ऐसे क्रिएट कर लेने, ये जस्ट आपने थ्योरी पार्ट है, याद रखना है। ठीक है,
फिर है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें ए और बी और सी बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते, लेकिन जो आपके एंगल्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा, जो आपके इंटर एक्सियल एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं। देन है हमारे पास रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या है, आपका ए बी और सी जो है वो इक्वल है, लेकिन जो एंगल्स हैं आपके अल्फा बीटा और गामा वो 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेक्सागनल। इसमें क्या है, ए और बी एंगल जो है इक्वल है, लेकिन सी के इक्वल नहीं है। ए इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। ये आपने एज इट इज याद करना है। नेक्स्ट में है कि जो ए और बी है, जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है और जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है, लेकिन जो एंगल्स हैं अल्फा और गामा वो 90 के इक्वल है, लेकिन बी 90 के इक्वल नहीं, सॉरी बीटा 90 के इक्वल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई क्लिनिक। इसमें ए और बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं है, ना ही अल्फा और बीटा और गामा 90 डिग्री के इक्वल है, सबका अलग अलग है, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको एक टेबल की फॉर्म में जो है शो किया गया है, आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो सेम ही चीज़ है। नंबर ऑफ लेटेस्ट इन द सिस्टम 3, ठीक है, ये आपने सारा पढ़ लेना है। मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास है ब्रेवियस लेटिस। Brevius in 1948 showed that 14 type of unit cells under 7 crystal systems are possible. ये देखिए, ये सारे आपको क्रिस्टल सिस्टम जो है बनाकर शो किए गए हैं। क्या क्या है इसमें, सबसे पहले है सिंपल क्यूबिक, इसमें कोई भी एटम शो नहीं किया गया है। देन उसके बाद क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल टेट्रागनल, बॉडी सेंट्रल्ड टेट्रागनल, हेक्सागनल, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, सिंपल मोनोक्लिनिक, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जो है PDF शेयर कर दूंगी, आप सब सारे नोट कर लेना है, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ ही है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है यूनिट सेल की। ये आपको पता होनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं यूनिट सेल्स की। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंट नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स टू अ पर्टिकुलर एटम। जैसे कि मान लीजिए इस पे कैसे होता है, जैसे एक एटम है, ये मैं लेटेस्ट के थ्रू आपको समझा रही हूँ। जैसे मेरे पास एक एटम था ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसके इक्वल डिस्टेंस में मेरे पास कितने नेबरिंग एटम है, नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंट नेबरिंग एटम्स टू अ पर्टिकुलर एटम। ये देखिए मेरे पास इतने सारे हैं, और इसके ऊपर भी अगर एक स्टैक हो तो मेरे पास क्या है, एक एटम के लिए नेबरिंग में मेरे पास कितने एटम बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेबरिंग एटम्स बन गए, ठीक है। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है किसी एक के लिए एक ही हो, दो हो, ऐसे, ठीक है। उसे हम उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस होता है हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। जैसे मान लीजिए दो एटम्स इकट्ठे ऐसे लगे हुए हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनका हाफ कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। फिर है आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और पैकिंग डेंसिटी। ये क्या होता है, ये होता है आपका रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन एन यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिंपली रेशियो है कि वॉल्यूम कितना लिया हमारे एटम्स ने इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यू वी ऑफ ए अपॉन वी ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद एक एक एटम को आपको डीपली जो है यहाँ पर शो करके समझाया गया है कि हर एक की जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है,
ठीक है, सारे के सारे जो है आपको दिखाए गए हैं। ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, आप उससे खुद जो है ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मिलर इंडिसेस में क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ 3 पॉसिबल इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड एज H, K एंड L। इसमें क्या होता है, 3 जो है आपके इंटीजर दिए होते हैं, जिनको कैसे यूज करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन ऑन द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस डेजिग्नेट प्लेन इन द क्रिस्टल। ये हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम, प्रोसीजर क्या है मिलर इंडिसेस को फाइंड करने का। स्टेप 1 होता है इसमें, डिटरमाइन द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन अलोंग द एक्सिस। पहले तो जो है इंटरसेप्ट्स अलोंग द एक्सिस जो है इसको डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद में क्या है, डिटरमाइन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। सबसे पहले इंटरसेप्ट देखा जाता है कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, और उसके बाद में उसके रेसिप्रोकल को देखा जाता है। फिर इसका लीस्ट कॉमन जो है डिवीजर, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। राइट इन पैरेंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ HK एंड L, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, इंटरसेप्ट दिए हुए हैं इन तीनों की, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है इनका 2A 3B और 2C। तो इनका रेसिप्रोकल क्या लेंगे, जो इनके सामने नंबर है ना, 2A के नंबर आगे है 2, 3B के आगे जो है नंबर 3, 2C के आगे है 2, इन सबको हम 1 अपॉन द नंबर कर देंगे। 1/2 आ गया, 1/3 आ गया और 1/2 आ गया। अब इनमें देखा हमने कि कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है। अब हमारे पास लीस्ट कॉमन डिवाइजर जो बन रहा है वो 6 बन रहा है, इसलिए इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया सबको 6 के साथ। 1/2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 को 6 के साथ और 1/2 को फिर से 6 के साथ। तो हमारे पास पॉइंट्स का क्या आ जाएंगे, ये देखिए, ये 1/2 था, ये कैसे बना, 2A था, 2A से 2 ले लिया, 3B से 3 ले लिया और 2C से 2 ले लिया। अब क्या किया, इन 2 को 1/2 लिख दिया, 3 को 1/3 लिख दिया और 2 को 1/2 लिख लिया। फिर इन दोनों का एलसीएम करके फाइंड किया कि जो इनके एलसीएम में क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या किया, सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गए, 6/2 3, 6/3 2 और ये क्या आया हमारे पास 6/2 3। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए 3 2 3। ठीक है, फिर इनको हम पेरेंथेसिस में लिख देंगे, जिन्हें हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ये देखिए 3 2 3 आ गया, इनको हमने ऐसे लिख देना है, बीच में इसके कुछ भी ऐड नहीं करना। ये फॉर्म थी इसकी HK और L। ठीक है, और अब हमने जब इनको लिखना है तो मैंने लिख देना 3 2 और 3, बीच में कोई कॉमा नहीं डालना, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है बस। ये हम कहते हैं मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन। मान लीजिए अब मेरे पास कोई और मिलर इंडिसेस है, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए अब मेरे पास कुछ और था, 4A 5B 6C। ठीक है, तो इनका कैसे निकालेंगे, पहले तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 1/5 1/6। अब हम इन तीनों का जो है देखेंगे कि ये किस पर डिविजिबल है। 6 5 30 और 13 × 4 120। 120 से पहले ये तीनों 60 पर चले जाएंगे, आई थिंक सो 60 पर, हाँ 60 पर तीनों चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इनको 60 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ 60 यहाँ 60 और यहाँ 60 पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास 15। ठीक है, 60/5 30 और 60/10 6। ये क्या आ गया मेरे मिलर इंडिसेस। सबसे पहले इंटरसेप्ट्स जो दिए होंगे वो लिखेंगे, उन इंटरसेप्ट्स के सामने का जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे। फिर तीनों का जो है हम एलसीएम देखेंगे कि क्या आएगा। जो लीस्ट एलसीएम होगा, चाहे आप उसको 120 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन 60 के साथ भी हो रहा है तो 60 के साथ कर दिया हमने।
तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करके किस में लिख दिया, पेरेंथीसिस में। इसको हम पेरेंथीसिस कहते हैं, ठीक है। कोई कॉमन नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना, जस्ट थोड़ा सा स्पेस डाल देना है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद में है आपका इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ये जो नोट्स हैं इनमें कुछ ज़्यादा जो मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन आपने उतना ही पढ़ना है जितना आपके जो है सिलेबस में है। ज़्यादा पढ़ने का कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्डिंग से आपको नेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर एक्सरेज आ जाती हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आपको PDF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।